बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजीज़ बाय म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब ये जो टॉपिक है इसके नीचे हम क्या पढ़ेंगे, दो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे अभी। लेकिन क्या है, हमने बोला था कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स थे वो क्या करते थे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को इफेक्ट करते थे। इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के डिफेक्ट होने की वजह से दो मेन सिंड्रोम हमारे पास डिराइव होते हैं। एक को मार्फन सिंड्रोम कहते हैं, दूसरे को एहलर डेनलेस सिंड्रोम कहते हैं, या सिंपली इसको ईडीएस कहते हैं। सही है। पहले हम आ जाते हैं मार्फन सिंड्रोम पर। मार्फन सिंड्रोम में जो इफेक्टेड पार्ट्स होते हैं, ज़ाहिर बात है स्ट्रक्चरल पार्ट्स होंगे, इसमें स्केलेटल होंगे, सही है, हमारी बोन्स, आई होगा और सीवीएस होगा, सही है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इसकी काजेज़ क्या हो सकती है? सबसे पहले काज ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, सही है। इसमें इनहेरिटेड डिजीज़ में क्या होता है कि एक जीन डिफेक्ट हो जाते हैं जो कि एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनाते हैं, जो कि है ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रासेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीन। इसका नाम क्या है, फिब्रिलिन 1, सही है। अब जो 70 to 80% होते हैं ये फेमिलियल होते हैं, यानी कि हम पेरेंट्स से इसको क्या कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। लेकिन 50 to 30% ये स्पोरेडिक होते हैं, यानी कि इसमें नया म्यूटेशन आ जाते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट्स और सिबलिंग्स नॉन म्यूटेटेड होते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन एक पेशेंट जो होते हैं वो इसको डेवलप कर देते हैं। इसका मतलब ये कि उस वो जो पेशेंट है उसकी जिस स्पर्म और गेमीट से ये बनता था उसी दौरान उस स्पर्म में या गेमीट में म्यूटेशन हुआ था, सही। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में फिब्रोब्लास्ट होते हैं। ये जो फिब्रोब्लास्टिक सेल्स है ये डिफरेंट माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते हैं। ये माइक्रोफिब्रिल्स क्या करते हैं, ये हमारे ट्रोपोइलास्टिन प्रोटीन जो है इसको डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स को, ताकि उसमें क्या आ जाए, इलास्टिक फाइबर्स है, सही है। ये ट्रोपोइलास्टिन क्या है, इलास्टिक फाइबर्स है। ये इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं, इलास्टिक सपोर्ट। अब इन माइक्रोफिब्रिल्स प्रोटीन्स में एक है क्या, फिब्रिलिन, जो कि इन्वॉल्व होते हैं मार्फन सिंड्रोम में, सही है। अब मेनली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि ये जो मार्फन सिंड्रोम है ये कौन कौन सी जगह को इफेक्ट करते हैं। सीवीएस में ये हमारे हार्ट और अरोटा को इफेक्ट करते हैं। स्केलेटल में ये हमारे लिगामेंट्स को, जो कि ये कहाँ पर लिगामेंट्स का फंक्शन होता है, जॉइंट्स में, इसका मतलब है कि जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन्स वगैरह को भी इंटरकनेक्ट करते हैं, बोन्स डिफॉर्मिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे सीलियरी जोन्यूल्स, ये जो लिगामेंट्स होते हैं सीलियरी, ये क्या करते हैं, हमारे लेंस को सपोर्ट करते हैं और उसको पोजीशन मेंटेन रखते हैं। अब ये जो फिब्रिलिन प्रोटीन है ये दो टाइप्स के, एक को फिब्रिलिन 1 कहते हैं, दूसरे को फिब्रिलिन 2 कहते हैं। फिब्रिलिन 1 जो जीन इनकोड करते हैं उसको FBN1 कहते हैं, और फिब्रिलिन 2 जो जीन्स इनकोड करते हैं उसको FBN2 कहते हैं। अब कौन सी क्रोमोसोम पर ये इन्वॉल्व होते हैं, ये 15q21.2 और ये किस पोजीशन पर है, 5q23.31। अब ये जो चीज़ होता है ये बार बार आ जाते हैं, न्यूक्लियस में भी आया था 21.1। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एक्चुअली नोमेनक्लेचर है हमारी जीन्स की पोजीशन की। ये 15 क्या शो करता है, ये क्रोमोसोम शो करता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 15 पर है। यहाँ पर ये किस 15 क्रोमोसोम पर है, ये 5 क्रोमोसोम पर है। ये क्यों क्या शो करते हैं, एक क्यों आता है या एक पी आएगा। क्यों जब आएगा तो ये लॉन्ग आर्म पर होगा क्रोमोसोम की, और पी जब आएगा ये शॉर्ट आर्म पर होगा। इसका मतलब है कि 15 क्रोमोसोम की क्यों क्या मतलब लॉन्ग आर्म पर है। फिर ये जो 20 या 21.1 है ये इसके बाद क्यों के बाद क्या शो करते हैं, ये लोकस शो करते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी पोजीशन पर होता है, सही है। क्योंकि अगर हम ये लेट से एक क्रोमोसोम ले ले तो इसमें खास लोकस होते हैं, सही है। फिर जब हम इस लोकस को ले लेते हैं ये इस तरह रीजन्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको 1 2 3 कहते हैं, जो पॉइंट के बाद आती है, सही है। इसी तरह ये एक किस्म की नोमेनक्लेचर है, बस इसको आप छोड़े। अब ये फिब्रिलिन 2 जो सिंड्रोम का करेंगे उसको मार्फन सिंड्रोम टाइप 2 कहेंगे, और इसको मेन मार्फन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब इसके डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे, तो इसके बारे में ये कहते हैं कि जो मार्फन सिंड्रोम होता है इसका मेन म्यूटेशन कौन सी जीन में होते हैं, FBN1 में होता है, सही है। जो टाइप 2 होता है उसमें FBN2 में भी होता है, जो कि आगे थोड़ा डिस्कस किए हैं। लेकिन हमने पाया कि ये जो म्यूटेशंस थी ये ऑलमोस्ट 800 म्यूटेशन थी, जो कि एक कम्प्लेक्स बना देती है, कम्प्लेक्सिटी बनाती थी, जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक से फिर मुश्किल हो गया कि हम किस तरह 800 म्यूटेशन को स्टडी करेंगे। लेकिन बात ये हुई कि इसका जो हेटेरोजाइगस कंडीशन था उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस अपीयर होती थी, इसकी स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स अपीयर होती थी, तो हम उन साइंस और सिम्टम्स से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम क्लिनिकल फाइंडिंग से डायग्नोज करेंगे। दूसरी बात ये डोमिनेंट है, जाहिर बात है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कैसे ये शो करेगा, साइंस सिम्टम्स शो करें। इसके अलावा डोमिनेंट नेगेटिव का नाम आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि जो म्यूटेटेड एलील्स होते हैं ये दूसरी नॉर्मल एलील्स की असेंबली को भी क्या कर देते हैं, इंटरफेयर करते हैं। हमने वो 3 प्रोटीन्स पढ़े थे जो कोलेजन की सिंथेसिस करते थे, और वहाँ पर जो क्या था, ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्ट आकाश करते थे। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, सही है। क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं असेंबली ऑफ नॉर्मल माइक्रोफाइब्रिल, यानी कि नॉर्मल जो एलील्स है उनका फंक्शन भी ये डिस्टर्ब करती है।
अब ज़ाहिर बात है इसमें जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है ऑफ द कनेक्टिविटी उसमें मोस्टली क्या होते हैं, बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें ओवरग्रोथ ऑफ बोन्स होते हैं जिसकी वजह से इसका पेशेंट जो होता है वो नॉर्मली क्या होते हैं, टॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट्स, सॉरी नॉर्मल पीपल्स। अब कुछ इसकी मैकेनिज्म के बारे में बताया है। ये मैंने हेडिंग में इसलिए डिवाइड किया था कि मेमोरी हो। ये सारे इसको इन्होंने पैराग्राफ में लिया है, लिखा है। जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं इनमें जो फिब्रिलिन होता है जिसके डिफेक्ट की वजह से मार्फन सिंड्रोम डिराइव हुआ। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को इनहिबिट करता है और इसको कंट्रोल करते हैं। ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या है, ये एक साइटोकाइन है। इसके डिफरेंट टाइप से ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 3 बीटा 2 इस तरह से है। बीटा 3 हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस वाले पॉइंट में इन्वॉल्व है। अब एक बात, ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या करते हैं, ये जब एक्सेस में हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि अरोटा के हैं या ब्लड वेसल्स के, उनको डिटेरियस कर देते हैं, यानी उनको डैमेज कर देते हैं, उनको डिफेक्टिव बना देते हैं। सही है। इसके अलावा दूसरा काम इसका क्या है कि ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता था, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को तोड़ता था। सही है। तीसरी बात, जब ये टाइप 2 मार्फन सिंड्रोम्स होते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 3 है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे अरोटिक एन्यूरिज्म करते हैं, यानी कि अरोटा को जो है वो डायलेट करते हैं और उसके ट्यूनिका मीडिया में 3 लेयर्स है ना, तो जो मिडल लेयर से ट्यूनिका मीडिया में उसमें जो फाइबर्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। सही है। और इसके अलावा ये हमारे हार्ट के प्रॉब्लम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से फिब्रिलिन क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करता है, इनको कम करता है, कंट्रोल करता है। अब जब फिब्रिलिन डिफेक्टिव है ये कंट्रोल नहीं होगा, जब ये कंट्रोल नहीं होगा तो ये अपनी ये वाले फंक्शन करेंगे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को देंगे। ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को भी इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अरोटा के फंक्शन है, कार्डियक फंक्शन है, वो इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दे देते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। जब ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि जो वास्कुलर सीवीएस डिजीज होते हैं उनके प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। सही है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये जो होते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल डैमेज कर देते हैं, सीवीएस प्रॉब्लम्स खास करते हैं, अरोटिक एन्यूरिज्म खास कर देते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, कम हो जाए। अब इन्होंने ब्रैकेट में मार्पोलॉजी भी डिस्कस की। मार्पोलॉजी में क्या कहते हैं कि 3 तरह के डिसऑर्डर्स आते थे, या स्केलेटल मसल्स में एबनॉर्मलिटीज आएंगे, या ऑकुलर चेंजेस आएंगे यानी कि आई में चेंजेस आएंगे, या हमारे सीवीएस सिस्टम में आएंगे। तीनों को पढ़ते हैं। स्केलेटल एबनॉर्मलिटी सबसे ज़्यादा क्या है, डोमिनेंट है। अब वो सही है। इसमें एक आता है एरिक्नोडेक्टाइल। एरिक्नोडेक्टाइली में क्या होती है कि हमारी जो लेग्स, आर्म्स और फिंगर्स की बोन्स है ये लॉन्ग्स होते हैं, स्लेंडर्स होते हैं और कर्व्स होते हैं। सबसे पहला पिक्चर्स हमारे साथ ये आ गया। दूसरी तरफ हमारा जो पैलेट होता है, ओरल पैलेट, ये आर्च्ड होते हैं, हाईली आर्च, यानी कि जितना आर्च ये ले लेते हैं ये उससे ज़्यादा होता है यही पेशेंट्स में। दूसरी तरफ जो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। काइपोस्काइलोसिस, जिसमें क्या होती है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं, इसमें ये एक तरफ डाइवर्टेड होता है। सही है। इसके अलावा डिफॉर्म चेस्ट होता है। चेस्ट में एक होता है पेक्टस एक्सकेवेटम, यानी कि हम ऐसा लगता है कि जो स्टर्नम होता है ये अंदर चेस्ट की तरफ डिप्रेस्ड है, अंदर गया है। सही है, डिप्रेस्ड स्टर्नम। और एक होता है पेक्टस कार्निवेटम, इसमें क्या होता है, पिजन चेस्ट इसको भी कहते हैं, यानी कि स्टर्म बाहर आ गया हो, चेस्ट की वजह से बाहर आ गया हो। सही है। ऑकुलर चेंजेस में क्या होता है कि जो सस्पेंसर लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो ये अपने लेंस को जो होते हैं नॉर्मल पोजीशन में नहीं रख सकते, जिसकी वजह से लेंस डिसलोकेट हो जाते हैं और ये बाइलेटरल होते हैं, यानी कि दोनों साइड्स पर। सीवीएस चेंजेस में क्या होता है, एक होता है सिस्टिक मेंडियोनिक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आयोटा होता है वो एन्यूरिज्म उसकी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, और अरोटा की डाइसेक्शंस होती है, मतलब ये कि उसके फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं। सही। इस रिजल्ट क्या हो जाता है कि जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ट्यूनिका मीडिया में वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अरोटा अपना काम नॉर्मली नहीं कर सकती, जिसको हम अरोटिक इनकम्पेटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टिक मेंडियोनिक्रोसिस है ये क्या है, स्पेसिफिक नहीं है मार्फन सिंड्रोम के लिए, क्योंकि ये हाइपरटेंशन और एजिंग में भी होता है। प्लोवे वॉल सिंड्रोम ये भी इसमें होता है। किस तरह, जो हमारे कार्डिक वॉल है, मोस्ट स्पेसिफिकली मेट्रल वॉल, ये क्या हो जाता है, ये एबनॉर्मल हो जाता है। एक इसमें रिगर्गिटेशन आ जाता है, दूसरा डिस्टिंक्सिबल हो जाता है। सही है। ये जो एबनॉर्मल होता है ये इसको मेट्रल वॉल प्रोलेप्स भी कहते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। सही है। अब इसके बारे में कहते हैं कि ये जो मार्फन सिंड्रोम है इसमें वेरिएबल एक्सपेंसिविटी है। इसका मतलब ये कि डिफरेंट पेशेंट्स में ये डिफरेंट फिनोटाइप्स क्रिएट करते हैं। ये डिपेंड करते हैं म्यूटेशंस पर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 800 म्यूटेशंस है। अब कुछ लोगों में ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिजीज पैदा कर देते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, कुछ में ऑकुलर प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, कुछ में स्केलेटल प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं।
यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि ये इनहिबिट करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को, लेकिन इनहिबिट नहीं करता, रिमूव करता है, ये बात याद रखना सही है। बाकी फेब्रिलिन क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इसको रिमूव करे ताकि एक्सेसिव ना हो जाए और ये वाले फंक्शन ये ना बना दे। अब इसकी समरी है, समरी में क्या कहते हैं कि ये काज होता है बाय म्यूटेशन NFBN1 जीन, जो क्या करते हैं एनकोड कर देता है फिब्रिलिन को, जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी होते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को एक्टिवेट भी करता है लेकिन रिमूव भी करता है, ये बात याद रखना। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मेजर इफेक्टेड होते हैं वो टिश्यू कौन कौन से होते हैं, स्केलेटन होता है, आइज होते हैं और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर क्लिनिकल फीचर्स में हम देखें तो इसमें इसका जो जो पेशेंट होते हैं वो टाल होता है, लॉन्ग फिंगर्स उसके होते हैं और बायलेटरल सबलुकेशन या डिसलोकेशन ऑफ लिंग्स होता है। मेट्रल वॉल जो होते हैं वो प्रोलेप्स होते हैं, अरोटिक एन्यूरिज्म होते हैं और अरोटिक डाइसेक्शन होता है, इसे ऑलरेडी पढ़ा है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह करें, प्रिवेंट किस तरह करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, उसके लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं, इसी है। और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे जो होते हैं वो उसको इनहिबिट करे ताकि ये क्या है एक्सिस में ना जाए। तो ब्लड प्रेशर लो करने के लिए दो तरह के डिजीज थे, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स थे और इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स थे उनको इस्तेमाल करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में दूसरे नंबर पर आता है एह्लर-डायनेसन सिंड्रोम EDS। इसमें क्या कहते हैं कि ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, हमारे कोलेजन की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन कोलेजन की 30 टाइप्स है, सही है। ये कोलेजन्स क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट दे देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट स्किन को, टेंडन्स को, बोन्स को और लिगामेंट्स को। जब ये जीन्स डिफेक्टिव होंगे, ये कोलेजन डिफेक्टिव होगा, जब ये कोलेजन डिफेक्टिव हो तो स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट इन टिश्यूज़ को नहीं मिलेगा। जब इन टिश्यूज़ को नहीं मिलेगा तो इनमें क्या आएगा, डिजीजेस पैदा होंगे। तो जो एडीएस है ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस का नाम है, सही है, जिसमें डिफेक्टिव कोलेजन्स होते हैं। अब इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस किस तरह होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है मोस्ट कॉमनली और ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है। अब डिफरेंट कोलिजन्स होते हैं, हर एक के लिए स्पेसिफिक जीन होते हैं। जाहिर बात 30 टाइप्स कोलिजन है, इसका मतलब ये कि 30 जीन्स होंगे। अब जो भी जीन्स डिफेक्टिव होगा तो उसका ही स्पेसिफिक जो कोलिजन है जो इसकी इनकोड करते हैं वो डिफेक्टिव होगा। और इसी तरह ये म्यूटेशन एक स्पेसिफिक डिफेक्टिव कोलिजन्स को लीड करेंगे जो एक डिजीज को डेवलप करेगा और वो डिजीज किस चीज़ में आएगा, EDS में आएगा, सही है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट 6 क्लिनिकल्स और जेनेटिक फीचर है, लेकिन इन्होंने तीन डिस्कस किया है। क्लिनिकल फीचर की क्लासिफिकेशन के बेस पर क्या है, नंबर 1 कि EDS में जो होते हैं स्किन, लिगामेंट्स और जॉइंट्स में क्या आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल कोलिजन फाइबर्स बन जाते हैं। ये एबनॉर्मल कोलिजन फाइबर्स क्या करते हैं, ये नॉर्मली जो होते हैं स्ट्रेंथ दे देते हैं, एडिक्वेट स्ट्रेंथ देते हैं जो कि वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या कर देते हैं, हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल में रखते हैं। तो जब ये एबनॉर्मल होंगे तो हमारी जॉइंट्स हाइपर मोबिलिटी इसमें आ जाती है, इतना हाइपर मोबिलिटी कि हम अपना थंब यहाँ पर फोर आर्म के साथ इस तरह एक्सटेंड करते हैं, सही है, या अपना लिग को इस तरह एक्सटेंड कर देते हैं कि वो पीछे की तरफ ला देते हैं, सही है। तो इसको एक नाम दिया है, इसे ग्रोटेस्क कंटोर्जन। इसका मतलब ये है कि हम एक अलग एंगल से उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर देते हैं, अलग पोजीशन में ला देते हैं। जिस तरह हम क्या कर देते हैं, थम्स को बैकवर्ड फोर आर्म की तरफ मूव कर सकते हैं, अपना नी को अपवर्ड जो होते हैं हाइपर एक्सटेंशन करते हैं। बुक में लिखा है कि राइट एंगल पर, लेकिन राइट एंगल पर किस तरह एक्सटेंड करते हैं, फिर मैंने सर्च किया तो इन्होंने बोला है कि 10 डिग्री तक, सही है। इसके बाद जो होते हैं जॉइंट हाइपर मूवमेंट की वजह से जॉइंट जो होते हैं वो डिसलोकेट हो सकता है। अब स्किन की फ्रेजिलिटी यानी कि स्किन की वीकनेस, स्किन कमज़ोर हो जाता है, सही है, फ्रेजाइल हो जाते हैं। स्किन की फ्रेजिलिटी में क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एक वो ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी एक लड़का आया था जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल स्किन था, फ्रेजाइल बनता है, इसलिए ये ब्रेक हो जाते हैं, सही है। और ट्रॉमर के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होते हैं वो कम होता है। नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कौन सा चीज़ प्रोवाइड करता था, कोलिजन प्रोवाइड करता था। अब कोलिजन डिफेक्टिव है, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, सही है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाते हैं, हमारी स्किन में गैपिंग आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या है, एक जख्म बन गया, ये इस तरह अवे हो जाएगा, एक गैप बन जाएगा। इसके अलावा जो स्कार्स होंगे या स्किन की जो डिफरेंट इंजरीज होंगे वो डिफिकल्टी होगी उसमें ताकि वो रिपेयर हो जाए। मोस्टली जो सर्जिकल वाउंड्स होते हैं या सर्जिकल गैप्स होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर में जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में स्ट्रक्चर फेलियर ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हैं, सही सपोर्ट के लिए। इसमें रफ्चरिंग होती है डिफरेंट टिश्यूज़ की, कोलोन्स में होते हैं हमारे जो लार्ज आर्टरीज होती है, सही, जिस तरह अरोटा हो गई या ब्रेकियल आर्टरी हो गया या सबक्लेवियन आर्टरी हो गया,
उसमें रप्चरिंग आती है उसके वॉल में, जिसको वास्कुलर एडीएस कहते हैं। ऑकुलर फ्रेजिलिटी आती है, हमारे आई की में डिफॉर्मिटीज आती है, जिस तरह हमारा रेटिना जो होता है वो रप्चर हो, सॉरी कॉर्निया रप्चर हो जाते हैं, और रेटिनल डिटेचमेंट होते हैं, जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं रेटिना वो अलग हो जाते हैं, जिसको काइपोस्काइलोसिस एडीएस कहते हैं। इसके अलावा डायफ्राग्मेटिक हार्निया होते हैं जो कि जिसको क्लासिकल एडीएस कहते हैं। ये अभी जो वाली जो जेनेटिक बेसिस पर हम आ जाते हैं, तो जेनेटिक बेसिस पर किस तरह होते हैं, जो हम ये वाले पहले से ही ये तीनों हैं। जब जीन्स में डिफेक्ट आ जाते हैं तो इसमें भी इन्होंने 3 एक्सप्लेन किया है, से है जेनेटिक बेस पर क्लासिफिकेशन या मॉलिक्यूलर बेस पर से है। इसमें नंबर 1 क्या है कि COL3A1 जीन जो होता है ये क्या करते हैं, इनकोड करते हैं कोलिजन टाइप 3 को। जब ये जीन डिफेक्टिव हो जाता है तो कोलिजन टाइप 3 भी डिफेक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से इसके जो ट्रांसमिशन होते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाते हैं, वीक एंड कोलिजन टाइप 3 बन जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड की विसल्स को और बोल्स के वाल्स को मेंटेन रखता था, उनकी इंटीग्रिटी को। अब ये जो ब्लड की विसल्स है और बोल्स के वाल होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे। जब वीक हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये डिफॉर्म्ड होंगे। एज अ रिजल्ट इसको हम फिर क्या कहेंगे, वास्कुलर ईडीएस ये वाला जो तासी है। 2 नंबर पर जो आते हैं इसमें एक जीन होता है जो कि एनकोड करता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं लिसाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये लिसाइल हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, ये हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं लिसाइल रेजिड्यू को, जो कि बनाता है कौन सी चीज़ को, कोलिजन टाइप 3 को और कोलिजन टाइप 1 को। ये किन चीज़ में हाइड्रोक्सिलेशन इन्वॉल्व होते हैं, क्रॉस लिंकिंग पे। डिफरेंट कोलिजन्स बन गए, अब इसका क्रॉस लिंकिंग होता है। ये क्रॉस लिंकिंग किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये सपोर्ट में और स्ट्रेंथ में इन्वॉल्व होती है। तो अब ये इसका जो ट्रांसमिशन होते हैं वो अब सॉरी ये जीन जब डिफेक्टिव रहेगा ये भी डिफेक्टिव रहेगा, ये भी डिफेक्टिव बन जाएगी, क्रॉस लिंक्शन भी एबनॉर्मली होगा। फिर ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रांसमिशन के थ्रू जो होते हैं आगे ट्रांसमिट होगा डिफरेंट जनरेशंस में, और एज अ रिजल्ट एक सिंड्रोम बन जाएगी जिसको हम कहते हैं काइपोस्काइलोटिक एडीएस। ये वाला जो था काइपोस्काइलोटिक एडीएस में एक क्या होता है, स्काइलोसिस होती है, दूसरा ऑकुलर फ्रेजिलिटी होती है। स्काइलोसिस हमने पढ़ा था कि जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो स्ट्रेट की बजाय इस तरह एक तरफ डिसलोकेटेड होता है, सही है। अब 3 नंबर पर आ जाते हैं ऑकुलर फ्रेजिलिटी में डिफरेंट हमारी जो आई होते हैं उसमें डिफॉर्मिटी आती है। जीन नंबर 3 में दो तरह की जीन एक्सप्लेन किए हैं, COL5A1 एंड COL5A2 से है। यहाँ पर COL3A1 था, ये याद रखना। यहाँ पर जो कोलिजन इनकोड करता है ये दोनों जीन्स वो होते हैं कोलिजन टाइप 4 से हैं। जब ये डिफेक्टिव होता है ये भी डिफेक्टिव होगा, और ये फिर ट्रांसमिट होगा डाटर्स को एज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के थ्रू, और ये क्लासिकल ईडीएस डेवलप करेगा। क्लासिकल ईडीएस में क्या होता है, स्किन की डिफॉर्मिटी होती है और जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी होती है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल बन जाता है, जॉइंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन करती है। समरी में क्या बताते हैं कि इसकी 6 वेरिएंट है, ऑल आर कैरेक्टराइज बाय व्हाट कोलिजन सिंथेसिस में डिफेक्ट होते हैं या उसकी असेंबली में डिफेक्ट होते हैं, इसी है, और ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट म्यूटेशंस पर। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, फ्रेजाइल एंड हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होता है, वल्नरेबल टू ट्रॉमा होता है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, रप्चर होते हैं जिसमें कोलोन कॉर्निया लार्ज आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, और हमारी जो सर्जिकल वाउंड्स हीलिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोअर होता है। अल्लाह हाफिज़।